नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर में वेजिटेबल क्रॉप में 18वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। वेजिटेबल क्रॉप में आज हम पढ़ने वाले हैं कुकुरबिट्स की जो कुछ और क्रॉपें बची हुई हैं, इनको आज पढ़ने वाले हैं। कुकुरबिट्स यानी कि कद्दू वर्गीय फसलें। इसमें कौन कौन सी क्रॉप आज हम पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे बिटर गार्ड जिसको हम बोलते हैं करेला, उसके बाद पढ़ेंगे समर स्क्वाश, उसके बाद फिर स्नेक गार्ड और पंपकिन जिसको हम बोलते हैं कद्दू। तो इसमें से जो दो क्रॉप्स हैं, एक तो बिटर गार्ड यानी करेला और एक पंपकिन यानी कि कद्दू, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये जो दोनों क्रॉप बच रही हैं, इन क्रॉप से रिलेटेड कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है या कभी कभी न्यूट्रिटिव वैल्यू या और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बिटर गार्ड होता है, बिटर गार्ड का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? मिमोर्डिका चेरेंसिया। अब बात समझना, देखो एक मैंने जब कुकुरबिट्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ये जो कुकुरबिट्स होते हैं इसमें तुमको ढेर सारे गार्ड्स मिलेंगे। गार्ड जैसे स्पंज गार्ड, बिटर गार्ड और बॉटल गार्ड, ऐसे ढेर सारे गार्ड हैं। अब गार्ड में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा गार्ड कैसा होता है। तो बिटर गार्ड मतलब, बिटर मतलब क्या होता है? बिटर टेस्ट मतलब कड़वा। बिटर मतलब होता है कड़वा, कड़वा गार्ड। तो मतलब कड़वा कौन सा होता है? करेला कड़वा होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, बिटर गार्ड बोले तो करेला। इसका क्या होता है बोटेनिकल नेम? बोटेनिकल नेम है इसका मिमोर्डिका चेरेंसिया। फैमिली जैसे भी मैंने बताया कुकुरबिटेसी है, क्योंकि ये कुकुरबिट्स वाली क्रॉप है तो कुकुरबिटेसी इसकी फैमिली है। इसका जो ओरिजिन है वो इंडो बर्मन रीजन है। इसके बाद इसमें जो बिटरनेस होता है, जो आपकी बिटर गार्ड वाली क्रॉप है, इसमें जो बिटरनेस होता है ये होता है मिमोर्डिकिन, मिमोर्डिसिन। मतलब कि मिमोर्डिका चेरेंसिया इसका वो है बोटेनिकल नेम, और मिमोर्डिसिन इसके अंदर क्या पाया जाता है? बिटरनेस प्रिंसिपल पाया जाता है। मतलब इसमें बिटरनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? मिमोर्डिसिन की वजह से होती है। इसके बाद इमेच्योर टेंडर फ्रूट आर हार्वेस्ट। इसका जो इमेच्योर टेंडर फ्रूट होता है इसी को हार्वेस्ट करते हैं। क्यों? मैच्योर अगर हो जाएगा ये फ्रूट तो इसके अंदर का जो सीड होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, फिर वो खाने लायक नहीं होता है, मतलब इजी टू कंज्यूम नहीं होता है। फिर उसकी मार्केट जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। जब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर का जो सीड होता है बड़ा हार्ड हो जाता है, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है और कड़वाहट भी ज़्यादा हो जाती है जब ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। बिटर गार्ड फ्रूट आर रिच इन आयरन। जो बिटर गार्ड का फ्रूट होता है, मतलब इसका जो ये करेला होता है, करेला जो होता है इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर इसको औरतें बराबर खाती रहें तो उनके अंदर जो आयरन की कमी होती है, इंडिया में लगभग 70% ऐसी वीमेंस हैं जिनके अंदर आयरन की कमी है, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं। तो इस कमी को दूर किया जा सकता है किसकी वजह से? किसकी मदद से? अगर हम बराबर करेले को अपने भोजन में सम्मिलित कर लें। इफ़ टेम्परेचर गोज एव 40 डिग्री सेंटीग्रेड इट इंक्रीज मेलनेस। मेलनेस का मतलब होता है कि जब मेल फ्लावर ढेर सारे हो जाते हैं। प्लांट में दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एक फीमेल फ्लावर होता है, एक मेल फ्लावर होता है। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा एनवायरनमेंट में तो मेल फ्लावर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और हमको पता है कि जो फ्लावर में फ्रूटिंग होती है, जिसमें फल लगता है, वो फीमेल में लगता है। तो अगर मेल ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी जो फ्रूटिंग है वो कम होगी, इसलिए हमारा प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। कभी भी अगर पूछा जाए कि मेलनेस क्यों होता है, अगर उसमें एक ऑप्शन लिखा रहे कि इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट, तो उसकी वजह से एक ये बहुत अच्छा वजह हो जाती है मेलनेस बढ़ने की। यानी कि किसी भी क्रॉप में, कि कुकुरबिट्स की अगर कोई क्रॉप है, अगर उसमें नंबर ऑफ मेल फ्लावर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसकी एक वजह ऐसी भी हो सकती है कि क्लाइमेट जो है उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो। इसके बाद अब बात करते हैं वेराइटीज़ की। वेराइटीज़ में जो सिलेक्शन के थ्रू डेवलप की गई वैरायटी हैं उसमें से जो कुछ वेराइटीज़ हैं, जैसे पूसा दो मौसमी, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। फिर पूसा विशेष, इसमें जो रेड कलर का मैंने कर रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं, तो आप इसको बार बार पढ़ते रहिए। बाकी जो वैराइटीज़ उसको अगर छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा। पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, कोयम्बटूर लॉन्ग, उसके बाद कोंकण टाटा, ये सुटेबल फॉर कोंकण तारा, ये सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट के लिए है। उसके बाद फिर हरकनी, ये सब जो वेराइटीज़ हैं ये सिलेक्शन के थ्रू बिटर गार्ड की डेवलप की गई वेराइटीज़ हैं।
इनका जो सोइंग टाइम होता है, जो विटर गार्ड होता है, इसका जो सोइंग टाइम है वो जनवरी फरवरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कब इसको ग्रो किया जाता है, जनवरी टू फरवरी के मंथ में इसकी सोइंग करते हैं। हाइब्रिड वैरायटी की अगर हम बात करें तो इसमें से है फुले ग्रीन गोल्ड, जिसको ग्रीन लॉन्ग और दिल्ली लोकल के क्रॉस से बनाया गया, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी है तो इसको दो पौधों के क्रॉस से बनाया गया है। दो विटर गार्ड की वैरायटीज थी, कौन कौन सी, एक ग्रीन लॉन्ग और दूसरी दिल्ली लोकल, इन्हीं दोनों के क्रॉस से बनाया गया है क्या, फुले ग्रीन। इसके बाद फिर क्या है कि फ्रूट जो होता है ये रेडी हो जाता है 60 to 70 डे आफ्टर सीडलिंग। बात समझो कि जर्मिनेशन से सीडलिंग जब निकलती है उसके 60 से 70 दिन के अंदर उसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो कुकुरबिट्स की अगली जो क्रॉप है वो है समर स्क्वाश, जिसका बोटेनिकल नेम होता है कुकुरबिटा पेपू, फैमिली इसकी होती है कुकुरबिटेसी और ओरिजिन प्लेस इसका होता है मेक्सिको। इसके जो हार्वेस्टिंग स्टेज है 1/3 मैच्योरिटी, यानी कि जब 1/3 मैच्योरिटी फ्रूट में हो जाती है तो वो फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त हो जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ए बूसी कोकोनट और ऑर्नामेंटल कुकुरबिट, इट इज आल्सो नोन एज बूसी कुकुरबिट और ऑर्नामेंटल कुकुरबिट, मतलब इसको बूसी कुकुरबिट भी बोलते हैं और ऑर्नामेंटल कुकुरबिट भी बोलते हैं। क्यों ऑर्नामेंटल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्लांट है वो देखने में अच्छा होता है, सजावटी टाइप का पौधा होता है, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल कुकुरबिट्स भी कह देते हैं। और ये बुशी नेचर का होता है, जैसे और जितने भी कुकुरबिट्स वाले क्रॉप हैं सब क्लाइंबिंग नेचर के होते हैं, बहुत ढेर सारा फैल जाती हैं, उस तरीके से फैलता नहीं, ये बुशी नेचर का होता है, इस वजह से इसको बुशी कुकुरबिट्स भी कहते हैं। इसमें एक इंट्रोड्यूस वैरायटी है पैट्रीपान, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, ये सब वैरायटीज हैं। सिलेक्शन में अर्ली येलो प्रोलिफिक है और ये फोन हाइब्रिड है, पूसा अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये कुछ वैरायटीज़ हैं, वैरायटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि बुशी कुकुरबिट्स किसको कहा जाता है और ऑर्नामेंटल कुकुरबिट्स किसको कहते हैं। तो किसको बोलते हैं ये बोलते हैं समर स्क्वाश को। इसके जो हार्वेस्टिंग स्टेज है 1/3 मैच्योरिटी पर इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद है स्नेक गार्ड। स्नेक गार्ड में इसका जो बोटेनिकल नाम होता है वो क्या होता है, ट्राइकोसैंथिस एंगिना। क्या होता है, ट्राइकोसैंथिस एंगिना इसका जो है बोटेनिकल नेम है। इसकी जो फैमिली है वो कुकुरबिटेसी फैमिली होता है। ये कुकुरबिटेसी की स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा गलत हो गया है लिखते समय, कुकुरबिटेसी CACE, मतलब यहाँ पर जो सी लिखा है ए के पहले और ए के बाद में, यहाँ पर जो सी लिखा है वहाँ ए के आगे पीछे सब ई कर देना, बस सही हो जाएगा। क्या है, कुकुरबिटेसी इसकी फैमिली है, ओरिजिन इसका जो है वो इंडिया है। इसके अंदर बावर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यूज किया जाता है। बात समझो कि बावर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जब मैं इंस्टेंट का पहला पार्ट पढ़ा रहा था, ये दूसरा पार्ट चल रहा है। ये जो प्लेलिस्ट है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसके अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसको मैंने आई बटन में दे रखा है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये मैं सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने फ्रूट के बारे में जितना भी जानकारी थी सब मैंने पढ़ा दिया है। तो फ्रूट में निफिन सिस्टम मैंने पढ़ाया था और बावर सिस्टम पढ़ाया था। तो उसमें जो बावर सिस्टम था वो किस में यूज करते थे, ग्रेप्स में यूज करते थे। उसके साथ साथ ये जो बावर सिस्टम ट्रेनिंग है ये भी किस में यूज करते हैं, स्नेक गार्ड में यूज करते हैं। वेराइटी इसमें से कोंकण श्वेता है, कोंकण श्वेता इसकी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, लेकिन वैरायटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बावर सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बावर सिस्टम याद कीजिएगा। और उसके बाद फिर विंटर स्क्वाच है, इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एक चीज़ है काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि पिंक बनाना किसकी वैरायटी है, तो ये स्नेक गार्ड की वैरायटी है। तो काफ़ी अगर एग्जाम में आ भी जाए तो ये नहीं समझिएगा कि पिंक बनाना है तो हो सकता है बनाना की वैरायटी हो, ऐसा नहीं है। पिंक बनाना किसकी वैरायटी है, वो स्नेक गार्ड की वैरायटी है। उसके बाद फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्रॉप मैंने बिटर गार्ड पढ़ा है, दूसरा जो है वो है पंपकिन। पंपकिन बोले तो होता है कद्दू, इसको कद्दू वर्गीय फसलों का राजा भी बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कुकुरबिटा मॉस्चाटा। पंपकिन का जो बोटेनिकल नेम होता है कुकुरबिटा मॉस्चाटा होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है। इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है मैक्सिको होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इसका पंपकिन का बोटेनिकल नेम होता है कुकुरबिटा मॉस्चाटा, फैमिली होती है कुकुरबिटेसी और इसका ओरिजिन जो है वो मैक्सिको है। एम्फीडिप्लॉयड होता है ये, एम्फीडिप्लॉयड जिसके अंदर 2n = 40 क्रोमोसोम होते हैं। एम्फीडिप्लॉयड का क्या मतलब होता है, एक जेनेटिक टर्म है, जेनेटिक्स में इसको हम पढ़ते हैं। अभी हम समझ लेते हैं। ए प्लांट originating from amphidiploid, a plant originating from hybridization between two species in which the chromosome number is the sum of the
क्रोमोसोम नंबर ऑफ द बोथ पेरेंटल स्पीसीज इट बिहेव्स एज ए इंडिपेंडेंट स्पीसीज। बात समझो, एम्फीडिप्लॉयड ऐसे होता है, अगर इसी के बारे में हम बात करें पंपकिन में, तो क्या होता है कि ये पंपकिन जो है इसके जो पेरेंट थे, पेरेंट के अंदर 20 क्रोमोसोम नंबर मेल में था और 20 क्रोमोसोम नंबर फीमेल में था। इन दोनों से मिलकर बन गया 40 क्रोमोसोम नंबर। मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो दोनों एक साथ मिलकर जितना क्रोमोसोम नंबर बनाते हैं, इस टाइप से जब कोई डिप्लॉयड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीडिप्लॉयड। इसमें जो 40 हो रहा है तो 40 का मतलब कहाँ से आया, 420 आया है मेल से और 20 आया फीमेल से। यही होता है एम्फीडिप्लॉयड का मतलब, जैसे कि आप इससे जान सकते हैं। और जब एम्फीडिप्लॉयड कोई बनता है तो वो एक अलग स्पीसीज हो जाती है, पंपकिन की एक अलग स्पीसीज, मतलब एक अलग ही फसल निकल जाती है, ऐसे समझ सकते हो, एक अलग स्पीसीज इसकी हो जाती है। फिर उड़ीसा जो हो वहाँ पर 85% एरिया 90% प्रोडक्शन होता है, यानी उड़ीसा में इसकी ज़्यादा खेती करी जाती है। यूपी में भी की जाती है। यूपी में लोग जो रूरल एरिया के रहने वाले हैं वो 1 से 2 सीड अगर आप ग्रो कर लेंगे तो वो गांव में जो होता है, गांव में किसी की झोपड़ी होती है या अगर ज़मीन बहुत ढेर सारी बची है या कोई पेड़ वड़ है आम का या नीम उम का पेड़ है तो उसके आसपास में हम लगा देते हैं, तो इसका जो वाइन्स होती हैं वो चढ़ते क्लाइंबिंग नेचर का होता है, तो वो पौधे पे चढ़ जाता है या फिर झोपड़ी पे चढ़ जाता है और आराम से वहाँ पर खाने भर का कद्दू आराम से मिल जाता है। इसकी मार्केट में थोड़ी डिमांड कम होती है, शहरों में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद है येरुसेरी, प्रिपेयर फॉर इमैच्योर फ्रूट। इसका येरुसेरी जो होता है ये क्या होता है, एक खाने वाली चीज़ होती है, पंपकिन से जो बनाई जाती है। हमने कभी खाई नहीं, हो सकता है आपने कभी खाई हो, लेकिन हमने कभी नहीं खाई। ये इसको किससे बनाया जाता है, इमैच्योर फ्रूट से बनाया जाता है। इसका जो कद्दू होता है जब वो मैच्योर नहीं होता है, यानी मैच्योरिटी से पहले ही इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी मदद से बनाते हैं क्या, येरुसेरी बनाते हैं। उसके बाद है कुकुरबिटा फिसीफोलिया। कुकुरबिटा फिसीफोलिया ये फिग लीफ गार्ड और मालाबार गार्ड। जो कुकुरबिटा फिसीफोलिया है इसको हम क्या बोलते हैं, फिग लीफ गार्ड या इसको बोलते हैं मालाबार गार्ड। तो कभी भी आपको अगर कन्फ्यूज़न हो, कुकुरबिटा फिसीफोलिया अगर पूछा जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है फिसीफोलिया यानी कि फिग, तो इससे याद कर सकते हैं कि इसको फिग लीफ गार्ड भी बोलते हैं और मालाबार गार्ड भी बोलते हैं। पंपकिन रीचेज मैच्योरिटी एट 75 to 180 डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग के 75 से 180 दिन के अंदर इसकी जो मैच्योरिटी है वो आ जाती है। एक बात और समझना कि जो कुकुरबिट्स होते हैं, इस कुकुरबिट्स वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं इसमें अगर सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल होती है किसी की, हार्वेस्टिंग के बाद अगर प्रिजर्व करना हो तो सबसे ज़्यादा होता है मैच्योर पंपकिन का। अगर पंपकिन आपका मैच्योर है तो इसको आप आसानी से 5 से 7 महीने तक आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर आप छाँव में इसको सूखी जगह पर रख देंगे तो ये बहुत दिन तक नहीं खराब होता है। इसको आप यूज कर सकते हैं बाद में भी। गाँव में लोग इसको बांध देते हैं, रस्सी से बांध करके कहीं छाँव में इसको टांग देते हैं। इससे क्या होता है कि ज़मीन पे रहता नहीं है, ज़मीन पे रहेगा तो मॉइस्चर नहीं लगेगा और इस पर जो चूहे या कॉकरोच या और कोई इंसेक्ट पेस्ट जिससे इसको डैमेज होने का खतरा रहता है, तो टंगा रहने की वजह से वो भी नहीं लगता है और छाँव रहती है इसकी वजह से वहाँ वो काफ़ी दिन तक वो ऐसे सुरक्षित बना रहता है। इसके बाद अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो उसमें अर्का चंदन काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसका एरोमा बहुत प्लीजेंट होता है। इसका एरोमा काफ़ी महकता हुआ होता है, काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके बाद है अर्का सूर्यमुखी। अर्का सूर्यमुखी, बात समझना, एक सूर्यमुखी वेराइटी एक सूर्यमुखी होता है, उसमें मिर्च में चिली में होता है एक वेराइटी सूर्यमुखी, तो कभी भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ये अर्का सूर्यमुखी है और वो सूर्यमुखी है, तो कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। अर्का सूर्यमुखी किसकी वैरायटी है, ये पंपकिन की वैरायटी है। उसके बाद ये रेजिस्टेंट ये जो सूर्यमुखी वैरायटी है ये फ्रूट फ्लाई के प्रति रेजिस्टेंट होती है, यानी कि फ्रूट फ्लाई जो एक फ्लाई होती है, इंसेक्ट होता है, ये अर्का सूर्यमुखी में नहीं लगता है। उसके बाद है पूसा विकास, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो पंपकिन की है। उसके बाद चैनल एंड हिल सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इज द मोस्ट यूजफुल फॉर हायर यील्ड। चैनल और हिल सिस्टम जो होता है इसको आप आसानी से समझें तो रिज और जो फैरो मेथड होता है जिसको हम नाली विधि बोलते हैं, अगर उसी में गड्ढे को ज़्यादा गड्ढा कहते हैं और जो रिज होता है, जो मेड़ होता है, उसको और ज़्यादा ऊंचा कर दें, बहुत ज़्यादा ऊंचा खाला करके बना दें खेत को, तो उसी को बोलते हैं चैनल एंड हिल,
या नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ सकते हो। कैसे? रिज और फरो में जो रिज होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है और फरो जो होता है वो नीचे होता है। रिज और फरो में थोड़ा इरिगेशन आपने सुना होगा। इसी तरीके से किसी अधिकतर क्रॉप में भी इसी तरीके से जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, इनको भी रिज पर ही ग्रो किया जाता है। तो अगर वही जैसे रिज और फरो, ऐसे रिज, ये रिज और फरो वाला मेथड हो गया। अगर इसको को हम ऐसे बड़ा सा कर दें, ऐसे ज़्यादा बड़ा कर दें, तो ये कैसा हो जाएगा? चैनल एंड हिल टाइप का सिस्टम हो जाता है। ये ज़्यादा यूज किया जाता है अगर ज़्यादा आपको यील्ड लेनी हो। इसका जो चीफ पॉलिनेटर होता है, जिसकी मदद से इसमें पॉलिनेशन होता है, उसका जो चीफ पॉलिनेशन होता है पंपकिन का, वो किसकी वजह से होता है? वो हनी बी की वजह से होता है। यानी मधुमक्खी जो होता है वो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है इसके पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद है मेल एंड फीमेल प्रेजेंट कैन बी ग्रोन इन द 130 रेशियो, यानी 1:3 रेशियो। यानी कि अगर पूरा प्लांट है, अगर उस प्लांट में 40 फ्लावर हैं, बात समझना, अगर कोई एक पंपकिन का प्लांट है, उस प्लांट में 40 फ्लावर हैं, तो 10 फ्लावर मेल के होने चाहिए और 30 फ्लावर फीमेल के होने चाहिए। तो वही जो 30 फ्लावर फीमेल के हैं, वहाँ से आपको क्या मिलेगा? कद्दू मिल जाएगा। और जो बाकी 10 मेल फ्लावर बच रहे हैं, उन 10 मेल फ्लावर से पॉलिनेशन होगा, जिसको कौन करेगी? हनी बी। इसकी वजह से आपको 30 फ्लावर, 30 कद्दू मिल जाएगा। फ्लावर ऑफ पंपकिन आर मोर न्यूट्रिटिव देन फ्रूट्स। इसका जो पंपकिन का फ्लावर होता है, ये फ्रूट से ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। गांव में क्या होता है कि जब देखते हैं लोग की जो फीमेल पार्ट होता है, जब कभी आप पौधा इसको देखेंगे नज़दीक से, तो इसका जब फीमेल पार्ट जो होता है, जब इसमें पॉलिनेशन हो जाता है, तो फीमेल जो फ्लावर होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूखने लगता है। तो जब ऐसे सिस्टम आता है, जैसे गाँव वालों देखने पर पता चल जाता है कि हाँ इसमें पॉलिनेशन हो गया है, अब ये फ्रूट डेवलप हो जाएगा। तो जब ऐसा देखने में लगता है, तो क्या करते हैं कि मेल वाला जो फ्लावर है, मेल पार्ट जो है फ्लावर वाला, मेल फ्लावर, उसको लोग तोड़ लेते हैं, फिर तोड़ के उसकी सब्जी बना लेते हैं, कद्दू के फूल की सब्जी। तो इस तरीके से बनाया जाता है। हमारे साथ एक बार ऐसे हो गया था, हम गांव में थे, तो हमको पहले पता नहीं था, तो हम काफ़ी छोटे थे, तो उस समय हमारी दादी माँ जो थी वो वही तोड़ रही थी फूल, इसका सब्जी बनाने के लिए। हमको पता नहीं था, हम उसका फीमेल पार्ट भी तोड़ रहे थे। तो दादी ने कहा इस फूल को नहीं तोड़ो, इस फूल को तोड़ो। तो मैं सोचने लगा कि फूल तो दोनों ही हैं और दोनों ही कद्दू के फूल हैं, इसको क्यों तोड़ने को बोल रही हैं, इसको क्यों नहीं बोल रही हैं। तो दादी ने कहा कि इसमें फूल नहीं, इसमें कद्दू नहीं लगेगा, इसमें इस वाले में कद्दू लगेगा। उस समय मुझे नहीं पता था, मैंने कहा ठीक हम नहीं तोड़ेंगे, फिर आप तोड़ लीजिए। बाद में हमको पता चला कि अच्छा वो फीमेल पार्ट था जिसको मैं तोड़ रहा था, इसलिए दादी ने मना कर दिया था। उसके बाद फिर क्या होता है कि इतना ही है, ख़त्म हुआ। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।